नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विनय खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीसी राज जीसी देवली क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका संबंध बीए के पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी समाजशास्त्र विषय को बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं उन लोगों के लिए आज का टॉपिक है पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे समाज और एक समाज के बारे में, सोसाइटी एंड ए सोसाइटी के बारे में। दिखने में बिल्कुल समान से लगते हैं शब्द की समाज और एक समाज की, शायद एक का अंतर है केवल, या सोसाइटी और ए सोसाइटी, लेकिन काफ़ी अंतर है दोनों शब्दों में। और आपको समाजशास्त्र विषय को समझने से पहले, क्योंकि समाजशास्त्र में हम समाज का अध्ययन कर रहे हैं, एक समाज का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें समाजशास्त्र को समझने से पहले इन दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा कि समाज क्या है, एक समाज क्या है, दोनों में अंतर क्या है। क्या ये अंतर केवल एक या एका है या इससे भी कुछ परे है, उसकी चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। तो समाज का जो हम सामान्य अर्थ बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, जैसे जो व्यक्ति समाजशास्त्र विषय का ना हो वो समाज को किस तरीके से परिभाषित करेगा कि सोसाइटी क्या है, जो कि एक आम नागरिक हो सकता है, पब्लिक हो सकती है, वो क्या बोलेगी समाज क्या है। तो हम बोलचाल की भाषा में मान सकते हैं कि समाज का प्रयोग बोलचाल की भाषा में व्यक्ति के समूह के लिए किया जाता है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू समाज या महिला समाज। लेकिन क्या वाकई में यही है समाज का अर्थ? तो हम जब समाजशास्त्रीय दृष्टि से समाज को समझते हैं तो काफ़ी अंतर पैदा होता है। समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए नहीं किया जाता, बल्कि व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह तो एक प्रकार से मूर्त हो गया कि भाई व्यक्तियों के समूह का अध्ययन हो रहा है, पर समाज शास्त्र में जो समाज की हम डेफिनेशन देते हैं वो उन समूह से काफ़ी विस्तृत अवधारणाएं व्यक्तियों के समूह से, क्योंकि उसमें व्यक्तियों के मध्य या समाज में जो पाए जाने वाले सोशल रिलेशनशिप होती है, हम आपको पता है समाज में कई प्रकार के संबंध हो सकते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। हमारे जितने भी संबंध होते हैं उनकी शैली अलग होती है, उनका तरीका अलग होता है। तो उनमें जो व्यवस्था पाई जाती है, जो हजारों सामाजिक संबंध एक समाज के अंदर निर्मित किए जा सकते हैं, उन संबंधों के आधार पर जो निर्मित व्यवस्था होती है उसे हम समाज कहते हैं। मैकाइवर और पेज, जिनकी एक बहुत चर्चित पुस्तक थी सोसाइटी, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। बीए फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स को, इवन कंपटीशन एग्जाम में भी ये प्रश्न आता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए मैकाइवर एवं पेज। तो मैकाइवर और पेज ने इसी आधार पर समाज की परिभाषा दी कि ये समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल। इसमें अनेक प्रकार के सोशल रिलेशनशिप होते हैं, तो उसका एक प्रकार से ये वेब है, उन रिलेशनशिप से एक प्रकार एक जालनुमा संरचना विकसित हो जाती है, इसको हम समाज कहते हैं। तो यहाँ तक हम ये जान गए कि आम बोलचाल से समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण या समाजशास्त्रीय जो विषय है उसमें समाज की परिभाषा में कितना अंतर आ गया। आम बोलचाल में जहाँ हम केवल व्यक्तियों का एक समूह है, एक झुंड है, उसको हम समाज नाम दे देते हैं, पर आखिरकार इसमें संबंधों की एक जालनुमा, एक विकसित व्यवस्था जो होती है और उस संबंधों के आधार पर जो विकसित होता है उसे हम समाज कहते हैं। मैक्स वेबर, ये भी एक महान समाजशास्त्री थे, इनके अनुसार सामाजिक संबंधों के बारे में इन्होंने लिखा कि सामाजिक संबंधों के लिए या सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए क्या क्या जरूरी है। अब तक हम ये तो समझ गए कि सामाजिक संबंधों से निर्मित व्यवस्था ही समाज है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये आखिरकार ये सामाजिक संबंध अर्थात सोशल रिलेशनशिप क्या है। तो ये सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए
सर्वप्रथम तो अनेक कर्ता या एक्टर, या आप इसे सरल शब्द में समझ सकते हैं कि अनेक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। और ये कर्ता या एक्टर परस्पर एक दूसरे से एक मीनिंगफुल बिहेवियर करे। अर्थपूर्ण व्यवहार मतलब ऐसा व्यवहार जिसका कोई मतलब हो, तभी तो एक संबंध निर्मित हो पाएगा। और वो एक दूसरे की क्रियाओं को प्रभावित करे, तभी सामाजिक संबंध बन पाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मान लीजिए दो लोग बाइक से जा रहे हैं और उनकी आपस में टक्कर हो जाती है। तो यदि हम इस वेबर की सामाजिक संबंध को समझें और यदि उनमें टक्कर हो जाती है, टक्कर होने के बाद यदि वो दोनों एक दूसरे की तरफ बिना देखे ही निकल जाते हैं, तो क्या उनमें सामाजिक संबंध निर्मित हुआ? क्या कोई रिलेशनशिप बना? तो उत्तर होगा नहीं। हाँ, यदि वो दोनों टक्कर के बाद एक दूसरे से कुछ भला बुरा कहते हैं या उनमें कुछ प्रकार की कहा सुनी होती है, तो कहीं ना कहीं एक संबंध बनता है। कहने का मतलब केवल दो व्यक्तियों के मिलन से ही वो सोशल रिलेशनशिप नहीं होगा, उन दो व्यक्तियों के मध्य कहीं ना कहीं कोई अर्थपूर्ण क्रिया का होना भी आवश्यक है। तो अब तक हमने जाना कि समाज की एक सामान्य परिभाषा, फिर समाज की समाजशास्त्रीय परिभाषा, और उस समाज की समाजशास्त्रीय परिभाषा में जो सामाजिक संबंध हैं, उन सामाजिक संबंधों का निर्माण किस प्रकार होता है, ये अभी तक हमने जाना। अब हम यदि सोसाइटी को ब्रॉडर वे में समझे और उसकी अलग अलग विचारकों ने जो परिभाषाएं दी उन पे चर्चा करें, जो एग्जाम में भी आपको 400 शब्दों के प्रश्नों में 2 से 3 परिभाषाओं का उल्लेख जरूर करना होता है, ताकि आपका स्कोर अच्छे से अच्छा हो सके। और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये कोटेशंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं गिडिंग्स से। तो गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें परस्पर संबंध रहने वाले लोग संगठित होते हैं। मतलब ये एक संघ भी है, संगठन भी है, औपचारिक संबंधों का योग है और लोग इसमें परस्पर संगठित रहते हैं। गिडिंग्स के शब्दों में तो यह परिभाषा हुई। एक विचारक थे राइट के अनुसार समाज व्यक्तियों का ही समूह नहीं, ये समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। तो इनकी जो परिभाषा हुई ये कुछ मैकाइवर और पेस से मिलती जुलती हुई कि समाज व्यक्तियों का समूह ही नहीं, यह है समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था भी। इसके अलावा भी अनेक विचारकों ने समाज की परिभाषाएं दी है। अब हम चर्चा करते हैं कि समाज की विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स सोसाइटी के क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका हो सकता है जागरूकता। समाज के लिए जागरूक है, अवेयर होना परस्पर। जैसे मैंने बताया कि संबंध भी तभी अर्थपूर्ण होंगे जब आपस में जो लोग बात कर रहे हैं वो एक दूसरे के प्रति जागरूक होंगे, उनसे सचेत होंगे। दूसरी इसकी विशेषता हो सकती है कि समाज अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार व्यक्तियों का समूह तो दिखाई देता है, पर उन व्यक्तियों के मध्य जो सामाजिक संबंध होते हैं, जो रिलेशनशिप होते हैं, जैसे मान लीजिए एक माँ और बेटे का संबंध है, एक पति और पत्नी का संबंध है, क्या यह हमें दिखाई देता? नहीं, इसको केवल महसूस किया जा सकता है, क्योंकि ये सोशल रिलेशनशिप एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, अर्थात ये अमूर्त होते हैं, ये दिखाई नहीं देते, इन्हें केवल एक फील किया जा सकता है। समाज में समानता और भिन्नता दोनों होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि समाज में ऐसा नहीं है केवल समानता ही पाई जाती है या एक ही तरीके के लोग पाए जाते हैं, एक ही तरीके की परिस्थितियां पाई जाती है, वरन समाज में समानता भी होती है तो कुछ ना कुछ भिन्नता या डिफरेंसेस भी निश्चित रूप से पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त समाज में सहयोग भी होता है, कोऑपरेशन भी होता है व्यक्तियों के मध्य, और निश्चित रूप से कॉन्फ्लिक्ट भी पाया जाता है, संघर्ष भी पाया जाता है। हमेशा सहयोगात्मक स्थिति नहीं रहती, संघर्षरत समाज भी दिखाई पड़ते हैं। समाज अन्योन्याश्रयता पर आधारित है, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। समाज में कोई ये नहीं व्यक्ति कि मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा। हम ये श्रम विभाजन और सहयोगी व्यवस्था है जहाँ सभी लोगों को कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में एक दूसरे की जरूरत अवश्य पड़ती है। इसीलिए समाज एक दूसरे पर निर्भरता पर आधारित है। इसके अतिरिक्त समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल है। हम यह नहीं कह सकते कि समाज एक स्थायी अवधारणा है या जैसा पुरातन समाज थे वैसे ही वर्तमान है। तो यदि हम समाजों का क्रम भी देखें तो जो आदिम समाज और जो मध्यकालीन समाज से वर्तमान आधुनिक समाज में जो अंतर आया है
उससे यह स्पष्ट होता है कि यह परिवर्तित भी हो रहा है, और जो प्राचीन काल में समाज की एक सरल और सामान्य सी अवधारणाएं थी, सामान्य से लोगों का जीवन था कृषि आधारित, वो कितना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है जैसे जैसे औद्योगिक समाज की ओर विकसित हो रहा है। इसके अतिरिक्त समाज में मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, पशुओं में भी समाज के गुण पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज केवल मनुष्यों तक सीमित है, पशुओं में भी समाज के गुण पाए जाते हैं। हाँ, संस्कृति निश्चित रूप से मनुष्यों की विशेषता है, लेकिन समाज तो पशुओं में भी होता है। उनका भी एक भिन्न तरीके का सोसाइटी होता है, जिसे हम भिन्न एंगल से ही समझ सकते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि पशुओं का भी समाज होता है। हाँ, उनकी कोई संस्कृति नहीं होती समाज शास्त्रीय विश्लेषण में या समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण में, पर समाज निश्चित रूप से होता है। इसी संदर्भ में एक मैकाइवर और पेज का कोटेशन है, जो शायद इस चैप्टर का जड़ है, या मैं मान सकता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है परीक्षार्थियों के लिए। आपसे ये समझाने के लिए भी पूछा जा सकता है कि जहाँ तक भी जीवन है या जहाँ कहीं जीवन है वहाँ समाज है। आपसे प्रश्नों में भिन्नता हो सकती है इस प्रकार से। आपसे पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पुटअप हो सकता है कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, ऐसा किसने कहा? तो आपका उत्तर होना चाहिए मैकाइवर एवं पेज ने इसकी चर्चा की कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। ये प्रश्न आपसे 20 शब्दों में पूछा जा सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। यह एक MCQ टाइप का प्रश्न हो सकता है, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न हो सकता है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जहाँ कहीं जीवन है वहाँ समाज है, इसको समझाइए 50 शब्दों में। बड़ा तो आपको देखना चाहिए कि जीवन जहाँ पर भी लाइफ है, लाइफ मीन्स कोई मनुष्य की लाइफ नहीं है, पशुओं की भी लाइफ हो सकती है, नेचर की भी लाइफ हो सकती है, उनकी भी सोसाइटी हो सकती है। तो वहाँ जहाँ जीवन है, जहाँ लाइफ है, जहाँ ग्रोथ है, वहाँ पर सोसाइटी। तो आप इस रूप से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समाज की परिभाषा, समाज की विशेषताएं अभी तक बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अब हमारे जो चैप्टर का मूल है कि भाई समाज है और एक समाज है, जिसे सामान्य भाषा में हम एक ही समझने की भूल करते हैं, लेकिन समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में या समाज शास्त्र विषय में इनमें काफ़ी अंतर है। तो समाज शास्त्र में समाज और एक समाज का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। तो एक समाज, जिसे सामान्य भाषा में कई बार समाज मान लिया जाता है, वह है समाज शास्त्र में एक समाज। अर्थात एक समाज का अर्थ यहाँ पर है व्यक्तियों के समूह से। जैसे हम यदि ईसाई समुदाय, मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, इन सब की चर्चा कर रहे हैं, या महिला समाज, तो इसका मतलब हम एक समाज की चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं उस समय ए सोसाइटी, एक समाज की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यदि हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ईसाई समुदाय, मुस्लिम समुदाय, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, क्योंकि ये एक व्यक्तियों का समूह है। अब हम एक समाज की कुछ विशेषताओं की चर्चा करते हैं, तो ये व्यक्तियों का समूह है और इसमें सदस्य सामान्य क्रियाकलापों या गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हैं, वो जागरूक होते हैं, वो जानते हैं आपस में। तो ये हो गई एक समाज की कुछ विशेषताएं। अब हमारा विषय है कि समाज और एक समाज में क्या अंतर हो सकता है। तो समाज सामाजिक संबंधों की जटिलता है, हमने पढ़ चुके हैं, जबकि एक समाज एक व्यक्तियों का समूह। समाज अमूर्त है क्योंकि सामाजिक संबंधों की जटिलता होने के कारण जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, जबकि एक समाज मूर्त है, दिखाई देने वाली स्थिति है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज हम देख सकते हैं। समाज एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज अपेक्षाकृत एक सरल संगठन है। समाज का कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, जबकि एक समाज जैसे आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आप सब उनको एक क्षेत्र सीमित कर सकते हैं। उनका एक विशिष्ट एरिया होता है एक समाज का, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उनका क्षेत्र होता है फिक्स, जबकि समाज का कोई ऐसा फिक्स जियोग्राफिकल एरिया नहीं होता।
तो यह है समाज और एक समाज में अंतर। यह भी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। 20 वर्ड्स 50 वर्ड्स में अंतर पूछे जा सकते हैं। 2 अंतर पूछेंगे तो आपको 20 शब्दों में बताना है, 4 अंतर पूछेंगे तो आपको 50 शब्दों में बताना है। अब हम चर्चा करते हैं मानव समाज तथा पशु समाज। ये भी एक अलग से इसी के अंदर हमने ले लिया, क्योंकि हमने मैकाइवर एवं पेज के इस कथन की चर्चा की कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, तो जीवन तो पशुओं में भी है, इसीलिए हमने एक अंतर और ले लिया एग्जाम में। हो सकता है ये भी पूछे आपसे कि मानव समाज और पशु समाज में अंतर क्या है। ये आपके डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, पर ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो मानव का मस्तिष्क एवं विकसित जटिल है, मस्तिष्क विकसित एवं जटिल है, जबकि पशुओं का मस्तिष्क इतना विकसित नहीं है। इसीलिए मानव को सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी भी माना जाता है। यह सब आप लोग जानते हैं। मानव में बोलने की क्षमता है, पशुओं में नहीं है। मानव के हाथ अंगूठे की रचना इस प्रकार है कि वह अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है। आपने देखा है कि मनुष्य की जो शरीर रचना है वह उसे कई बुद्धिमान ही नहीं वरन अनेक प्रकार के शारीरिक कार्य करने हेतु योग्य भी बनाती है, जबकि पशुओं की रचना इस प्रकार नहीं है। मानव समाज में सामूहिक जागरूकता पाई जाती है, पशु समाज में ऐसी जागरूकता का अभाव दिखाई देता है। मानव समाज के पास संस्कृति है, मैंने चर्चा कर ली, उसके पास भाषा शैली है अपनी, जबकि पशु समाज के पास अपनी कोई कल्चर नहीं है। मानव समाज के पास भाषा है, पशु समाज के पास भाषा नहीं है। मानव समाज में जो डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देता है, जिसमें सभी लोगों के अपने कार्य होते हैं, फिर जैसे महिला पुरुष के अलग कार्य, बच्चे बड़ों के अलग कार्य, या अलग अलग समाज में जो अलग अलग वर्क स्ट्रक्चर होता है उसमें सभी का एक डिवीजन ऑफ लेबर की स्थिति दिखाई देती है, जबकि पशु समाज में ऐसा नहीं है। मानव सामूहिक निर्णय ले सकते हैं, पशु सामूहिक निर्णय नहीं ले पाते। मानव में सामाजिक प्रतिमान होते हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, जबकि पशुओं में ऐसी व्यवस्था नहीं होती। आज के टॉपिक में हमने मूल रूप से समाजशास्त्र को समझने के लिए समाज और एक समाज को समझना बहुत अधिक आवश्यकता था, क्योंकि ये लाइनें या ये शब्द बार बार आपके सामने आएंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट रूप से इनको क्लियर होना चाहिए था। मैंने कोशिश किया आपको समझाने की। इसके अतिरिक्त मानव समाज और पशु समाज और एक समाज में अंतर को भी आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और आप ग्रुप में जो आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे वो आप सही समय पे करेंगे और लगातार इसका रिवीजन करेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही मिलता हूँ नए लेक्चर के साथ।